आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी नोट्स वाली? तो हर्ट से शुरुआत करते हैं आज की। सेक्शन 319 हर्ट। हर्ट मतलब जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं चोट, उसको सेक्शन 319 में किया गया है डिफाइन। तो सेक्शन 319 में क्या लिखा है? हु एवर कॉजेस, जो कोई भी कॉज करता है या पहुंचाता है इनमें से क्या? बॉडीली पेन, डिसीज या इन्फॉर्मिटी, किसी को भी किसी भी आदमी को, तो वो उस आदमी को हर्ट पहुंचा रहा है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, हु एवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिसीज या फिर इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन कॉजेज हर्ट। अब यहाँ पे बॉडीली पेन मतलब शारीरिक पेन जिसको हम बोलते हैं, ये इमोशनल पेन नहीं होना चाहिए, बॉडीली पेन होना चाहिए। मतलब आपको शारीरिक दर्द अगर कोई पहुंचा रहा है किसी भी तरह का, तो वो आपको हर्ट कर रहा है। उसके बाद आता है डिसीज। डिसीज जैसे कि हम जानते हैं कोई भी बीमारी, बॉडीली पेन, डिसीज या फिर इन्फॉर्मिटी। डिसीज मतलब कोई भी डिसीज पहुंचाना किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर। और जैसे कि अगर कोई जान करके अगर आपको आपसे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, अगर उसको कोरोना है, वो जान के कोशिश कर रहा है कि आपको भी हो जाए, तो वो आपको डिसीज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा आपको आता है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी मतलब एक तरह से अनहेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी, जैसे जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं तबियत खराब होना, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी पेन होना या फिर तबियत खराब होना, उसको हम इन्फॉर्मिटी की कैटेगरी में लाते हैं। तो हु एवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिसीज या फिर इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन कॉजेज हर्ट। यहाँ पे पनिशेबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हर्ट को डिफाइन किया जा रहा है कि हर्ट क्या होती है। तो इसीलिए whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person causes hurt। इसके बाद हम आएंगे ग्रीवियस हर्ट पे। ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस मतलब जैसे कि नाम में लिखा हुआ, ग्रीवियस मतलब गंभीर, गंभीर चोट जिसको हम बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। तो सेक्शन 320 के अंदर ग्रीवियस हर्ट डिफाइंड है। उसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग काइंड ऑफ हर्ट आर ग्रीवियस, मतलब पहले आपका जो भी इनमें से जो भी हर्ट है वो ग्रीवियस होगा। तो इस पे आपको डिफाइन किया गया है 8 कैटेगरीज में। एक आपको एमसीक्यू बनता है कि कितनी कैटेगरीज की हर्ट जो है वो ग्रीवियस होती है, तो ये आपको नंबर याद रखना है 8, 8 याद रखिए। 8 टाइप की जो हर्ट्स होती हैं वो ग्रीवियस होती है। इस पर आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले माइक, आवाज आ रही है आप सब लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रही है। कमेंट कर दीजिए अगर किसी को आवाज नहीं आ रही हो तो। ओके, तो 8 कैटेगरीज जो हैं वो हर्ट की यहाँ पे डिफाइंड है। पहली कैटेगरी है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब कैस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब किसी को नापुंसक बनाना। किसी भी मेल व्यक्ति के प्राइवेट ऑर्गन को आप अगर तो इमैस्कुलेट हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, मतलब जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं नापुंसक बनाना। तो पहली इसमें कैटेगरी है इमैस्कुलेशन। अगर कोई किसी का इमैस्कुलेशन करता है तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई। प्राइवेशन का मतलब होता है भंग करना, मतलब आपने अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी एक आंख में अगर उसकी आईसाइट को परमानेंटली डिसेबल कर दिया है किसी भी चोट के थ्रू, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, मतलब उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है, किसी भी एक आंख की। उसी तरह परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ द आइदर ईयर, किसी भी कान में आपने सुनने की शक्ति अगर उसकी भंग हो गई है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर। चौथा है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। जॉइंट की जैसे हम जिनको बोलते हैं जोड़, और मेंबर मतलब एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, जैसे कि आपके हाथ हो गए या आपके पैर हो गए। तो अगर उसमें किसी में भी अगर आपको कोई आपका एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन काट देता है या उसको तोड़ देता है, तो वो फोर्थ कैटेगरी में आएगा। या फिर किसी जॉइंट को, किसी भी जोड़ को, जैसे कि शोल्डर हो गया, आपका नी हो गया, उसमें से किसी को भी अगर चोट पहुंचती है या फिर उसको तोड़ा जाता है तो उसको प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट में आएगा, फोर्थ कैटेगरी में। उसके बाद पांचवी कैटेगरी डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। या तो उसकी जो क्षमता है किसी भी मेंबर ऑफ जॉइंट की, उसको या तो हम हमेशा के लिए खत्म कर दें, जैसे उससे पहले था कि हम उसको तोड़ दें या फिर अलग कर दें, इसमें हमेशा के लिए उसको पावरलेस कर दे। जैसे कि अगर आपने इतनी तेज किसी को चोट मारा कि उसका घुटना उसके बाद कभी हमेशा के लिए खराब हो गया, या फिर कभी भी वो ढंग से ऐसे काम नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले काम किया करता था। तो डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। उसके बाद छठी कैटेगरी है परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। किसी के भी शक्ल की या फिर हेड की आप हमेशा परमानेंट अगर उसको डिस्फिगर कर देते हैं या उसकी अपीयरेंस बिगाड़ देते हैं तो वो इस कैटेगरी में आता है।
परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। उसके बाद 7वीं कैटेगरी है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ। किसी के अगर आप हड्डी तोड़ देते हैं या फिर किसी की हड्डी को डिसलोकेट कर देते हैं, या फिर आप टूथ किसी के दांत को में दांत को आप तोड़ देते हैं, या फिर उस पर फ्रैक्चर यानी कि तोड़ देते हैं, या फिर डिसलोकेट कर देते हैं, या फिर मतलब थोड़ा सा उसकी मूवमेंट भी हो जाती है, वो भी आपका ग्रेवियस हर्ट पे आएगा। उसके बाद 8वीं कैटेगरी है जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ। ऐसी कोई भी चोट जिससे आपकी जान को खतरा होता है, और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 डेज, 20 दिनों के लिए जिसको आपने चोट पहुंचाई है, इन सीवियर बॉडीली पेन, उसको बहुत तेज दर्द में रहता है, और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट। ऑर्डिनरी परसूट फॉलो का मतलब वो चल फिर नहीं पा रहा है, अपने जो रोज के काम काज है वो नहीं कर पा रहा है। तो ये 20 दिन याद रखिएगा। 20 दिन के ऊपर आपका एमसीक्यू आता है, वो आपसे पूछता है कितने दिन का होना चाहिए, तो इसको 20 डेज आपको याद रखना है। एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits। तो वो बॉडीली पेन है उसको 20 दिन के लिए बहुत तेज, बहुत शारीरिक दर्द में है वो, या फिर वो अपने जो रोज काम काज है उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ये आपकी 8 कैटेगरी है। अगर आपको इनमें से किसी भी आपकी कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो आप ग्रेवियस हर्ट के लिए लायबल होंगे। तो इन कैटेगरीज को एक बार आप देख लीजिएगा, इनको ढंग से याद कर लीजिएगा। इनके ऊपर भी आपका एमसीक्यू आ जाता है कि अगर उसने इनमें से आपको कोई भी 3 एग्जाम्पल दे देंगे और चौथा कोई और एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपको एक ऑड वन आउट करना पड़ेगा। तो आप ये अगर लिस्ट याद आपको रहेगी तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इमैस्कुलेशन का मैंने अभी नहीं लिखा, मतलब मीन्स कैस्ट्रेशन मतलब नापुंसक करना किसी को, प्राइवेशन मतलब लॉस या टू डिप्राइव, वंचित करना किसी को किसी भी चीज़ से, और मेंबर मतलब एक एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। तो ये जो टर्म्स ऊपर कुछ जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है वो मैंने यूज हुई है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सेक्शन 320 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट लिखा हुआ है, whoever voluntarily causes grievous hurt। तो सेक्शन 320 के अंदर जो भी आपको जान के चोट ग्रेवियस हर्ट पहुंचाता है वो आपको 320 के अंदर पनिशमेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले वाले सेक्शन में खाली डिफाइन किया गया है, 319 में डिफाइन किया गया है कब होती है, और 320 के सॉरी 320 के अंदर ग्रेवियस हर्ट डिफाइन किया गया है, और 319 में हर्ट डिफाइन किया गया है, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट। ये मैंने सेक्शन शायद यहाँ पे गलत लिख दिया है, सेक्शन इसका और कोई है, लेकिन whoever causes voluntarily grievous hurt उसके सेक्शन की पनिशेबिलिटी किसी और सेक्शन के अंदर है। खाली 319 और 320 खाली डिफाइन करते हैं। तो आपका ये था मेन हर्ट और ग्रेवियस हर्ट का। तो इसको एक बार याद रखिएगा। हर्ट में अंदर whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person causes hurt, या फिर 320 के अंदर जो आपको मैंने 8 कैटेगरीज बताई हैं उसके अंदर आपकी अगर हर्ट फॉल होती है तो आप ग्रेवियस हर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले ऑफेंस पे, किडनैपिंग एंड अबडक्शन। किडनैपिंग एंड अबडक्शन जैसे किडनैपिंग को हम आम भाषा में बोलते हैं कि जैसे अगर कोई किसी को उठा कर ले गया वो किडनैपिंग हो गई, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉ में जो मीनिंग दिया हुआ है किडनैपिंग का वो काफ़ी अलग है। जैसे कि हमने कल थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि थेफ्ट में जैसे ही आपने प्रॉपर्टी हिला दिया आप थेफ्ट के लिए लायबल हो जाते हैं। वैसे हमको नहीं लगता था कि खाली हिलाने से हम लायबल हो जाएंगे। तो इसी तरह किडनैपिंग में भी थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं और जैसे कि हमको नॉलेज है उससे अलग। तो किडनैपिंग में पहले आता है किडनैपिंग, सेक्शन 359 के अंदर लिखा हुआ है। सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, सेक्शन नंबर। किडनैपिंग जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक होती है दूसरी होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि दोनों मेनली होती क्या है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, पहले किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया देखिए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होती है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, हूएवर जो भी व्यक्ति कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, जो भी किसी भी व्यक्ति को इंडिया की टेरिटरी के बाहर ले जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उस आदमी के कंसेंट के बिना, मतलब उसकी हामी के या उसकी इजाज़त के बिना, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पे मतलब माइनर की बात हो रही है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, मतलब अगर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो उसकी कंसेंट के बिना, या फिर अगर 18 साल से कम का व्यक्ति है तो जो भी उसके टाइटल्ड है उसके बिहाफ पे कंसेंट करने के लिए, यानी कि उसके पेरेंट्स या फिर उसके नेचुरल गार्जियन, उनकी सहमति के बिना अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को
इंडिया से बाहर ले जाता है। यहाँ पे इंडिया ध्यान रखिएगा, इंडिया से बाहर लेके जाता है। कन्वे का मतलब होता है यहाँ पे टू सेंड या फिर टू ट्रांसपोर्ट, मतलब भेजना किसी को, टू ट्रांसपोर्ट करना किसी को। वो बाय फोर्स भी हो सकता है या फिर उसको बाय धोखे से भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल देखें, ए बी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बॉम्बे तक लेके चलता हूँ, दोनों दिल्ली में है, वो ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें बॉम्बे लेके जाता हूँ। लेकिन ए क्या करता है, उसको एक इंटरनेशनल फ्लाइट पे बिठा देता है जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रही होती है, और उस बी को वहाँ भेज देता है। तो ये क्या किडनैपिंग हुई? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, हू एवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति को जो इंडिया के बाहर ले जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि इस वाले ऑफेंस के अंदर मेंसरिया आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिक्ट ऑफेंस है, इस पर आपका कोई भी गिल्टी माइंड या कुछ इन्वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस एक गिल्टी एक्ट की जरूरत होती है। गिल्टी माइंड की जरूरत नहीं है, बस आपने जैसे ही उसको भेजा बाहर आप लाइबल हो जाएंगे बिना उसकी मर्जी के, अगर आपने उसको भेजा बाहर इंडिया से। तो इसके अंदर आपको एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि रामायण में जो सीता हरण हुआ था, तो ये भी उसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। क्योंकि यहाँ जो रावण था वो सीता जी को इंडिया से बाहर लंका की तरफ ले गया था, तो इंडियन टेरिटरी के बाहर ले गया था। तो आप अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हुआ। तो इसमें आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं अगर आप ये साथ साथ नोट कर रहे हैं तो ये थी आपकी पहली कैटेगरी, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसमें लिखा है हु एवर, जो भी व्यक्ति, टेक्स अवे और एंटाइसिस। टेक्स अवे और एंटाइसिस को हम अभी पढ़ेंगे इन डिटेल क्या होता है ये। टेक्स अवे और एंटाइसिस मैं आपको आम भाषा बोलूँ, टेक्स अवे मतलब ले जाना, एंटाइसिस मतलब लालच देके ले जाना साथ। टेक्स अवे का मतलब ले जाना, और एंटाइसिस मतलब लालच देके उसको बुलाना, किसी तरह का लालच देना। हु एवर टेक्स अवे और एंटाइसिस मेल, मतलब कि कोई जो भी मेल व्यक्ति है, 16 साल से कम उम्र हो उसकी, और फीमेल जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, या फिर अनफाउंड पर्सन की कोई भी एज हो सकती है, उसके में अनफाउंड पर्सन की एज से लेना देना नहीं है। मेल लेस देन 16, फीमेल लेस देन 18, अनफाउंड पर्सन ऑफ एनी एज, हु एवर टेक्स अवे और एंटाइसिस मेल लेस देन 16, कोई भी पुरुष जिसकी उम्र 16 साल से कम है, या फिर फीमेल जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या फिर अनफाउंड पर्सन जिसकी उसकी कोई भी एज हो सकती है, वो आगे आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन विदाउट कंसेंट ऑफ सच गार्जियन। जो भी उसका लॉफुल गार्जियन है उसको उसकी कीपिंग से बाहर, मतलब उसके कंट्रोल से बाहर अगर उसको कोई ले जाता है तो हम उसको बोलते हैं किडनैपिंग फ्रॉम, और उसके कंसेंट के बिना, गार्जियन के कंसेंट के बिना, तो उसको हम बोलते हैं लॉफुल गार्जियनशिप। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को। हूएवर टेक्स ओवर एंटाइसिस मेल लेस देन 16 years of age और फीमेल लेस देन 18 years of age और एन अनथर्ड पर्सन ऑफ एनी एज आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन विदाउट कंसेंट ऑफ सच गार्जियन is said to kidnap that person from lawful guardianship। इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। टेक्स का जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, टेक्स का मतलब होता है टू टेक अलोंग, इट कैन बी विद और इट कैन बी विदाउट फोर्स, मतलब इसमें आपको फोर्स यूज भी हो सकता है और फोर्स ना भी यूज हो सकता है। इसका भी एक एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो टेक्स का मतलब होता है टू टेक अलोंग, इट कैन बी विद और विदाउट फोर्स। उसके बाद आता है एंटाइसिंग का मतलब टू ल्योर टू अट्रैक्ट, मतलब लालच देना किसी को, उसका भी एक एंटाइसिंग का भी हम एग्जांपल लिखेंगे। तो इन दोनों में से टेक्स अवे एंटाइसिस, दोनों में से किसी भी कैटेगरी का जो है एक बंदा ले जा सकता है दूसरे, जो भी मेल लेस देन 16 या फीमेल लेस देन 18 को। इसका भी एग्जांपल अभी हम देखते हैं आगे। मान लीजिए ए जो है एक व्यक्ति है, वो एक पार्क पे जाता है, वहाँ पे वो बच्चों को देखता है, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे एक वो 12 साल के बच्चे से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम चलोगे मेरे साथ। अब वो बच्चा है वो जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टेकिंग। तो पहले एग्जांपल में क्या कर रहा है, वो खाली उससे पूछता है और बच्चा के साथ जाने चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टेकिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो क्या करता है, बच्चे का हाथ पकड़ता है, उसको ले जाने लगता है साथ साथ। ये भी किसका एग्जांपल है, टेकिंग। पहले वाले के अंदर फोर्स इन्वॉल्व नहीं थी, बच्चा खुद जा रहा था, दूसरे में फोर्स इन्वॉल्व है, बच्चे को लेके जा रहा है। और तीसरा है उस बच्चे को बोलता है कि चल तुम मेरे साथ घर पे आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं तुम्हारे लिए, और उस लालच में बच्चा जो है उसके साथ जाने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे एंटाइसमेंट हो रही है। तो ये तीनों के मैंने आपको एग्जांपल दिए। पहले एग्जांपल में वो सिर्फ उससे पूछता है कि आप चलोगे मेरे साथ, और बच्चा जाने लग जाता है, तो वो है टेकिंग।
दूसरे एग्जाम्पल में बोलता है कि उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगता है, और वो भी एग्जाम्पल है टेकिंग, मतलब ले जाना। और तीसरे में वो बोलता है एंटाइसिंग, लालच देता है बच्चे को कि मेरे पास खिलौने, तुम मेरे साथ घर पे चलो, तो वो होता है एंटाइसिंग। तो तीनों के तीनों केस में किडनैपिंग हो रही है, बस वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ टेक्स अवे और एंटाइसिंग का जो डिफरेंस है उसके लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है आउट ऑफ कीपिंग का क्या मतलब है। आउट ऑफ कीपिंग ऑफ गार्जियन, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्जियन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, आउट ऑफ कीपिंग का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गार्जियन। जो गार्जियन है उसके कंट्रोल के बाहर अगर आप किसी को ले जाते हैं, कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल लेके जा रहे हैं, कोई सर्वेंट है वो बच्चे को स्कूल लेके जा रहा है, तो किडनैपिंग नहीं कह सकती उसको, क्योंकि अभी भी भले ही डायरेक्ट कंट्रोल ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है गार्जियन का वो बच्चे पे रहता ही रहता है। भले ही बच्चा स्कूल में हो, जब तक उसको नॉलेज है कि मेरा बच्चा इस टाइम कहाँ पर है, तो गार्जियन को हम कहते हैं कि उसका कंट्रोल है उसके बच्चे के ऊपर, भले ही वो उसके साथ ना भी हो। लेकिन जैसे ही वो अगर कंट्रोल के बाहर ले गया, मान लीजिए सर्वेंट को स्कूल ले जाना था लेकिन वो उसको लेके कहीं और चला गया, अपने गाँव चला गया, कहीं पे भी बच्चे को, तो वहाँ पे हम बोलेंगे आउट ऑफ कीपिंग लेके क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है क्या। अब यहाँ पे कंट्रोल नहीं है उस गार्जियन का उस बच्चे के ऊपर। आउट ऑफ कीपिंग का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गार्जियन। तो यहाँ पे किडनैपिंग आपके दो तरह की यहाँ पे हो गई पूरी। पहली थी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जैसे कि मैंने बताया कि हु एवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति को अगर आप इंडियन टेरिटरी के बाहर लेके जाते हैं तो उसको आप किडनैपिंग करते हैं। और दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, इसके अंदर एज आ जाती है, एज आ जाती है, याद रखिएगा। whoever takes away or entices any male below the age of 16, any female below the age of 18, or an unfound person of any age without the consent of the natural guardian and out of keeping of the lawful guardian is said to kidnap that person। इसमें ये जो एज मैंने दी हुई है ये याद रखिएगा, ये एज के ऊपर ही भी आपका एमसीक्यू आ जाता है। लेस देन 16 लेस देन 18 वाली जो एज है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एज के ऊपर। और वो क्या करते हैं, कई बार एज को ऊपर नीचे करके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं, जैसे लड़के के अगर 20 साल बता दी, 19 साल बता दी, तो उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एज कम होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं एबडक्शन के ऊपर। एबडक्शन की भी इससे मिलती जुलती थोड़ी सी डेफिनेशन है, तो देखते हैं। हु एवर, जो भी व्यक्ति, बाय फोर्स मतलब बलपूर्वक, कंपेल्स मतलब बल से कंपेल करता है उस किसी भी व्यक्ति को, या फिर बाय डिसीटफुल मीन। डिसीटफुल मीन मतलब किसी भी तरह का लालच देना, या फिर किसी की तरह कोई कुछ करना, उसको बुलाना किसी तरह से, कोई भी लालच देके। हु एवर बाय फोर्स मतलब जोर जबरदस्ती से, या फिर बाय डिसीटफुल मीन मतलब कोई लालच देके या कोई भ्रम पैदा करके, causes any person to go from any place is said to abduct that person। इसमें बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति फोर्स से मतलब बलपूर्वक या फिर किसी भी लालच या फिर झूठ बोलकर अगर किसी व्यक्ति को कहता है, एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है, तो वो एबडक्शन हो जाती है। एबडक्शन का हम मीनिंग समझते हैं कि किसी को हम उठा के ले गए, किडनैप कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो एबडक्शन की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग होती है लॉ में। तो whoever by force compels या फिर by deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। अगर आपने बलपूर्वक किसी को, एक व्यक्ति को दूसरी जगह भेज दिया, या फिर आपने उसको झूठ बोल के एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो आपने उसका abduction कर लिया। इसका भी हम एग्जांपल अभी देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को बोला कि आपके दोस्त आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, जबकि बाहर कोई भी नहीं था। उसको पता था ए को कि बाहर कोई भी नहीं खड़ा है। ए ने बी को बोला कि बाहर आपका वेट कर रहे हैं लोग, तो और बी फिर बाहर गया, बी ने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, एबडक्शन, क्योंकि यहाँ पे उसे बाय डिसीटफुल मीन्स, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिसीटफुल मीन्स, उसे इंड्यूस किया, मतलब उसे झूठ बोला उसको, और उससे झूठ बोलने से क्या किया, एक जगह से उसको दूसरी जगह पे भेजा। जैसे उसने झूठ बोल के एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा, वहाँ पे उसने एबडक्शन किया। तो ए ने जैसे उसको झूठ बोला, और क्योंकि ए को पता था कि बाहर कोई भी नहीं है, और तो उसने जैसे ही बी को वहाँ भेजा, तो वहाँ पर उसका एबडक्शन पूरा हो गया। और इसी तरह अगर हम फोर्स एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाय फोर्स कंपेल करता है अगर वो, जैसे कि ऊपर ये लिखा हो बाय फोर्स कंपेल्स। तो अगर मान लीजिए ए ने बी के ऊपर बी के सर के ऊपर गन रख दी और उसको बोला कि यहाँ से दूसरे रूम में जा, तो यहाँ पे भी एबडक्शन हो गया, क्योंकि उसने बाय फोर्स उसको कंपेल किया, एक गन के बलबूते उसको वो किया। तो जैसे ही उसके माथे पे गन रखी और उसको बोला दूसरे रूम में गया, और बी दूसरे रूम में चला गया, यहाँ पे भी आपका एबडक्शन जो है वो पूरा हो गया। तो ये इंग्रेडिएंट्स उसके हैं, whoever बाय फोर्स, या तो आप जोर जबरदस्ती से उसको कंपेल कर रहे हैं, या फिर बाय डिसीटफुल मीन्स मतलब झूठ बोल के या कोई भी लालच दे के
इंड्यूस कर रहे हैं किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो आप एबडक्शन पूरी करते हैं। एबडक्शन याद रखिएगा, पर से इज नॉट एन ऑफेंस। खाली एक व्यक्ति को दूसरी जगह पे भेजना खाली एक ऑफेंस नहीं है। ये जो कि मैंने एग्जांपल दिया, भले ही वो एबडक्शन है, तो सेक्शन एबडक्शन का सेक्शन 362 वो खाली डिफाइन करता है एबडक्शन क्या होती है। उसमें वहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं लिखी हुई है। पनिशमेंट जो है एबडक्शन, सिर्फ एबडक्शन की कोई पनिशमेंट नहीं होती। एबडक्शन आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो उसके ऊपर आपकी लायबिलिटी बनती है। एबडक्शन फॉर रैंसम, या तो आप एबडक्शन फॉर रैंसम कर रहे हैं, एबडक्शन फॉर मर्डर कर रहे हैं, मर्डर मतलब किसी को मारने के लिए उसको एबडक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को जोर से शादी करने के लिए, वो आपकी चीज़ पनिशेबल है। खाली अगर आपने एडॉप्शन कर दिया बिना किसी पर्पस के, तो वो आपका पनिशेबल नहीं है। या तो आप फिरौती के लिए किसी को एबडक्ट कर रहे हैं, या फिर आप मर्डर के लिए कर रहे हैं, या फिर मैरिज के लिए कर रहे हैं, वो सब आईपीसी में जो एबडक्शन के बाद के सेक्शन है उनमें दिया गया है। तो आप जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो पर्पस देखा जाएगा। खाली एबडक्शन पर से जो है ऑफेंस नहीं होता है। और उसके अलावा एबडक्शन में कोई एज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। जैसे किडनैपिंग में आपको मैंने बताया, किडनैपिंग हम लॉफुल गार्जियनशिप में मेल बिलो 16, फीमेल बिलो 18, और अनफाउंड में कोई एज नहीं चाहिए होती। और एबडक्शन के अंदर कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बच्चे का भी एबडक्शन हो सकता है और आप बड़े का भी एबडक्शन, दोनों एबडक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन देख लेते हैं। ये भी पहला डिफरेंस है एज। जैसे कि मैंने बताया, किडनैपिंग में मेल का बिलो 16, फीमेल का बिलो 18, लेकिन एबडक्शन में आपको कोई एज नहीं रिक्वायर्ड होता। फोर्स और डिसीट, किडनैपिंग में आपका फोर्स और डिसीट नहीं रिक्वायरमेंट होता, लेकिन एबडक्शन के अंदर आप या तो बलपूर्वक लेके जाए या फिर आप डिसीट से लेके जाए। किडनैपिंग जो है, तीसरा जो डिफरेंस है, किडनैपिंग या दो तरह की होती है, जैसे मैंने बताया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लेकिन एबडक्शन जो होती है वो सिर्फ एक ही तरह की होती है, एबडक्शन, और बाकी जो उसका पर्पस है वो अलग ऑफेंस में आ जाते हैं। चौथा जो डिफरेंस है, किडनैपिंग के अंदर रिक्वायर टू टेक आउट ऑफ कीपिंग। आपको जो गार्जियन है उस व्यक्ति का उसके आउट ऑफ कीपिंग में ले जाना रिक्वायर्ड होता है किडनैपिंग में। लेकिन एबडक्शन के अंदर आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। और उसके बाद पांचवा जो है, किडनैपिंग इज एन ऑफेंस फॉर से। जैसे किडनैपिंग अगर आपने जहाँ पे किडनैपिंग कर ली वो ही एक आपका ऑफेंस है। लेकिन एबडक्शन में जो मैंने आपको बताया, खाली एबडक्शन करना ऑफेंस नहीं होता। एबडक्शन किस पर्पस के लिए किया जा रहा है वो आपका ऑफेंस देखा जाएगा। तो ये मेन आपके डिफरेंसेस है किडनैपिंग और एबडक्शन के। ये आप एक बार इनको भी रीड कर लीजिएगा। इस पे भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा कोई, क्योंकि ये थियोरेटिकल थोड़ा सा टॉपिक है, इससे एमसीक्यू इतने नहीं बनते जो डिफरेंस हैं। बट फिर भी एक बार आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लॉ स्कूल में भी ये काम आएगा। इसके बाद आता है आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 339। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आम भाषा में अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो किसी को भी एक जगह एक डायरेक्शन में जाने से रोकने को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं। अब लॉ में इसकी क्या डेफिनेशन है उसको देखते हैं। वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी पर्सन, मतलब जानबूझ के किसी व्यक्ति को रोकना, फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, एक किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाने से रोकना, इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड, जहाँ मेरा जाने का हक है, अगर वहाँ मेरे को कोई जाने से रोक रहा है किसी एक डायरेक्शन में, तो वो मेरे को रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर रहा है। मान लीजिए पार्क के अंदर एक जेड जो है पार्क में वॉक कर रहा है, ए आता है और उसका बिना किसी रीज़न के उसका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है, क्योंकि पहली बात उससे जानबूझ के उसको रोका, कोई उसके पास रीज़न नहीं था उसको रोकने का जेड को। और दूसरा, जेड के पास जो है वो उसके पास एक हक था उस डायरेक्शन में जाने का, उसका राइट था, क्योंकि पार्क जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। तो जेड का राइट था उस डायरेक्शन में जाने का और ए ने उस डायरेक्शन में जाने से उसको रोका। तो ए ने यहाँ पे क्या कमेंट किया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। उसके बाद है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी को भी एक सारी डायरेक्शन में जाने से रोकना, उसको हम बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इट इज बेसिकली अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इन ऑल डायरेक्शंस, प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। मान लीजिए मैंने अगर किसी को कमरे में बंद कर दिया, ए लॉकिंग अप बी इन अ रूम, तो मैं उसको चारों डायरेक्शन में जाने से, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक रहा हूँ। बेसिकली अगर हम किसी को भी चारों डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं, तो हम उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हैं। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दी हुई है आपको सेक्शन 340 में, वो देख लीजिए। इलस्ट्रेशन बी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सेक्शन 340 की इलस्ट्रेशन बी, अगर बेयर एक्ट है तो निकाल लीजिए एक बार।
A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. So here A wrongfully confined Z. ए ने क्या किया, जेड के बिल्डिंग के बाहर गार्ड्स खड़े कर दिए गन्स के साथ, और उसको बोला कि अगर तू इस बिल्डिंग से बाहर गया तो तेरे पे वो शूट कर देंगे, फायर कर देंगे अगर जेड बिल्डिंग से बाहर गया। तो यहाँ पे जेड ए क्या कर रहा है, उसको एक बिल्डिंग के अंदर कैद कर रहा है, उसको डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या जेड क्या कमिट कर रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जब भी आप किसी को किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं तो आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हैं उस व्यक्ति को। रॉन्गफुल एक्सटेंड सिर्फ एक डायरेक्शन में आप रोक रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आप किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं, सारी डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं। अगर एक डायरेक्शन में रोका गया तो रॉन्गफुल एक्सटेंड, और अगर सारी डायरेक्शन में रोका गया तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जैसे किसी को बिल्डिंग के अंदर बंद कर देना या किसी को एक कमरे के अंदर बंद कर देना, जैसे ही आपने किसी को वहां पे बंद किया वहां पे आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हैं। तो ये था आपका छोटे छोटे दो टॉपिक है, रॉन्गफुल एक्सटेंड और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। एक डायरेक्शन में रॉन्गफुल एक्सटेंड होता है और सभी डायरेक्शन में जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। उसके बाद आता है मिसचीफ। मिसचीफ जो है सेक्शन 425 ऑफ द आईपीसी में जो है वो डिफाइंड है। मिसचीफ का मतलब क्या होता है देख लेते हैं आज। हु एवर विद इंटेंशन या नॉलेज, या तो उसकी अपनी मर्जी से खुद के चाहता था वो चीज़, या फिर उसको नॉलेज मतलब उसको पता था कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उससे क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, या फिर कम हो सकती है, डैमेज हो सकती है। फिर से देख लेते हैं। हु एवर विद इंटेंशन मतलब वो चाहता था ऐसा करना, या फिर नॉलेज या फिर उसे पता था कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ उससे क्या होगा ये कि जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, मतलब उसको टूट जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, या यूटिलिटी या फिर उसका यूज़ जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई पर्पस जो है वो बेकार हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा इंटेंशन या नॉलेज दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो इंटेंशन उसकी मर्जी हो सकती है या फिर नॉलेज हो सकती है, मतलब उसको पता हो सकता है कि ये जो मैं चीज़ करने जा रहा हूँ उससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है। तो इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है वो देख लेते हैं। ए जो है जेड की खेतों में अपनी एक गाय छोड़ देता है, और वो चाहता था कि उससे जो जो गाय उससे छोड़ी है वो जेड की फसल को खा जाए, और उसको ये पता भी था, चाहता भी था और पता था, दोनों चीज़ें थी कि वो गाय जो है फसल खा भी जाएगी। तो इंटेंशन भी यहाँ पे आ गई और नॉलेज दोनों आ गई। इंटेंशन कैसे है कि वो चाहता था कि उसकी जो जो गाय वो छोड़ रहा है वो फसल खा जाए, और नोइंग नोइंग उसे पता भी था कि अगर वो गाय छोड़ूंगा तो गाय जो है फसल खा जाएगी जो है जेड की। तो जैसे ही उसने ये किया उसने जो है मिस्चिफ कमिट किया। तो यहाँ पे मिस्चिफ में याद रखिए प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक ऑफेंस होता है, जो भी कोई जान के या फिर नॉलेज के साथ प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है या उसकी वैल्यू को चेंज करता है या उसके पर्पस को खराब करता है तो वो मिस्चिफ कमिट कर रहा है। तो ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन दी हुई है। और ये जो मैंने फील्ड वाली रजिस्ट्रेशन दी ये भी अच्छी रजिस्ट्रेशन है, इसको भी एक बार आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, बस ये पूछते हैं वो सिर्फ। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे उसने इंटेंशन और नॉलेज या फिर दोनों में से कुछ एक चाहिए होता है, इसके अंदर तो दोनों ही है। जैसे उसने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की या वैल्यू चेंज की तो वहाँ पे मिस्चिफ हो गई। मिस्चिफ जो है अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्राइम होता है। और एक और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है क्रिमिनल ट्रेसपास। इसकी डेफिनेशन क्या होती है सेक्शन 441 में। हु एवर एंटर्स इनटू समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, जो भी किसी और की प्रॉपर्टी में घुसता है विद इंटेंशन, किस इच्छा के साथ, या तो मैं एक ऑफेंस कोई भी ऑफेंस करूंगा, या फिर मैं इंटीमिडेट यानी डराऊंगा, इंसल्ट करूंगा मतलब इंसल्ट जैसे हम कहते हैं बेइज्जती करना या फिर उसको हार्म करना, या फिर अनॉय अनॉय मतलब परेशान करना किसी को। तो जो कोई भी किसी और की प्रॉपर्टी में घुसता है इंटेंशन के साथ, इस इच्छा के साथ कि या तो मैं कोई ऑफेंस करूंगा वहाँ पर, या फिर मैं डराऊंगा, इंसल्ट करूंगा, या फिर अनॉय करूंगा मतलब परेशान करूंगा, तो अगर इनमें से कुछ वो करता है तो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है। फिर से मैं एक बार लास्ट बार और बता देता हूँ कि हूएवर जो भी व्यक्ति एंटर्स इनटू समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी के अंदर घुसता है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, वो लैंड भी हो सकती है या फिर वो घर भी हो सकता है, और विद इंटेंशन टू किस इच्छा के साथ कि या तो मैं ऑफेंस करूंगा। मान लीजिए एक घुसता है उस किसी की प्रॉपर्टी में चोरी करने के लिए, उसकी इंटेंशन इच्छा कर और उसकी इच्छा है चोरी करने की, तो इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटीमिडेट, टू इंसल्ट और अनॉय, यानी किसी को अगर वो डराने भी जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो
बहुत बड़ा नेता है कहीं का, वो वहाँ पे किसी के घर में जाकर उसको डराने के लिए जाता है, गुंडे वगैरह लेके जाता है या वेपन लेके जाता है, इंसल्ट करने जाता है या अनॉय या परेशान करने जाता है। मान लीजिए कोई ऐसे ही असामाजिक तत्व अगर कोई किसी के घर में घुस जाते हैं और उसको परेशान करते हैं, तो वो क्या करे, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो आपका सेक्शन 441 के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास की जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। ये भी एक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब एक इसके बाद एक और ऑफेंस है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन मतलब whoever, जो भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली मतलब एक खराब इंटेंशन के साथ डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट या फिर कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, इमूवेबल के खिलाफ नहीं हो सकती आपकी। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज का क्या मीनिंग होता है, ये हम अभी आप देखेंगे आगे। पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि हु एवर डिसऑनेस्टली, यहाँ पे डिसऑनेस्टली है, फ्रॉडुलेंटली नहीं है, ये याद रखिएगा। हु एवर डिसऑनेस्टली मतलब डिसऑनेस्ट, उसकी बिना किसी ऑनेस्टी के साथ मिस अप्रोप्रिएट्स या फिर कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो आपकी मूवेबल होनी चाहिए। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, मीन्स कीपिंग द प्रॉपर्टी असाइड, मतलब कि रिटेन करता है उस प्रॉपर्टी को। और कन्वर्ट टू ओन यूज का मतलब क्या होता है कि जब उस प्रॉपर्टी को आप यूज करने शुरू करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए ए को है वो बी का फोन मिला, ए को पता है कि ये बी का फोन है, उसको नॉलेज है इस बात की कि बी का फोन है। ए क्या करता है, उसको अपने घर ले जाता है उस फोन को और उसको एक अलमारी में रख देता है उस फोन को, उसको स्विच ऑफ करके। यहाँ पे अगर उसको स्विच ऑफ, जैसे ही उसको स्विच ऑफ किया मतलब उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, क्योंकि अगर उसकी इंटेंशन ठीक होती तो वो स्विच ऑफ करके क्यों रखता, बल्कि वो बी को वापस रखता, और उसको स्विच ऑफ और कर दिया ऊपर से, तो मतलब कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो ए उस फोन को जैसे ही अपने घर को लेके गया, उसको अपने अलमारी में रख दिया स्विच ऑफ करके, उसने वहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन किया। मिस अप्रोप्रिएशन का जैसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर मीनिंग, जो रेड पेन से लिखा हुआ है, मीन्स कीपिंग द प्रॉपर्टी असाइड, मतलब उसको अपने पास रखना, अपने साथ में रखना उस प्रॉपर्टी को, उसके ओनर को ना देना। तो हु एवर मिस अप्रोप्रिएट्स मतलब जैसे ही उसने यूज़ किया उस फोन को, स्टार्ट किया यूज़ करना, वहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हो गया। उसके बाद ए ने क्या किया, उसके बाद लेटर ने ए ने क्या किया, ए ने वो जो है फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले जैसे उसने स्विच ऑफ करके रखा था, उसके बाद उसने क्या किया, उस फ़ोन को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो कन्वर्टिंग, और यहाँ पे तो फिर उसने क्या किया, कन्वर्टिंग टू ओन यूज़, यहाँ पे उसने खुद के लिए स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो कन्वर्टिंग टू ओन यूज़ हो गया। जैसे कि हम फाइंडर ऑफ गुड्स देख उसके का एग्जांपल लेके, अगर मान लीजिए किसी को गुड्स मिलते हैं किसी रोड पे, तो वो भी एक, जैसे कि आप मेरे कोलीग ने आपको बताया वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, उसको उसको वापस करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो व्यक्ति उसको खुद यूज़ करना शुरू कर देता है। हालांकि उसको देना चाहिए था वापस उसके ओनर को, लेकिन उसने क्या किया, खुद यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी हमें कैसे मिल रही है वो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो वो आप किसी की प्रॉपर्टी उठा के या फिर आपको सड़क पर भी मिल जाए, तो भी आप अगर उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आप मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। बस ये ध्यान रखिएगा मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को सिर्फ साइड में रख रहे हैं तो आप रिटेन कर रहे हैं, तो आप मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही आप उसको खुद के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आप उसको करेंगे कन्वर्ट टू ओन यूज़। तो इसके साथ एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। हु एवर डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली मतलब एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मिसअप्रोप्रिएट्स या फिर कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज़, या तो मिसअप्रोप्रिएट करता है मतलब अपने पास रख लेता है, या फिर कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज़, या फिर अपने खुद के यूज़ में उस चीज़ को ले आता है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको, तो वो क्या करता है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है। उसी से एक मिलता जुलता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 405। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी को जो है इंटरेस्ट किया जाता है, किसी को भरोसे के साथ दिया जाता है, मतलब नॉर्मली या कैजुअली नहीं देता, इंटरेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी को कि मैं आप भरोसे के साथ कोई चीज़ दे रहा हूँ कि तू अपने पास रख ले। उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, किसी को हम प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करते हैं, भरोसे के साथ उसको देते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, डिसऑनेस्टली क्या करता है, मिसअप्रोप्रिएट करता है या फिर अपने उस चीज़ को अपने यूज़ में लानी शुरू कर देता है। तो इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, देन द व्हाट द अदर पर्सन डज इज डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या फिर कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज़ करता है। इसके अंदर ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी जो है मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है। कोई भी, जैसे कि हमने उस पर पढ़ा मिसअप्रोप्रिएशन उससे पहले वाले सेक्शन में,
कि खाली मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर प्रॉपर्टी जो है मूवेबल या इमूवेबल दोनों में से कुछ भी हो सकती है। एंड ट्रस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? ट्रस्टिंग समवन एल्स with your property, giving control over some property under faith, मतलब भरोसे के अंदर किसी को कोई चीज़ देना। तो इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 4 और सेक्शन 405। तो एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, देन किसी को हम एंट्रस्ट करें प्रॉपर्टी, देन दूसरा बंदा क्या करता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, या तो उसको मिस अप्रोप्रिएट करता है, या फिर अब कन्वर्ट टू हिज ओन यूज़, या फिर अपने यूज़ में ले आता है उस चीज़ को। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल या फिर इमूवेबल। यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है अगर ऐसा। इसके अंदर इलस्ट्रेशन है, एक दो इलस्ट्रेशन में आप देख लीजिएगा सेक्शन 405 में, इसकी भी इलस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इसके अंदर डिफरेंस बस ये होता है, तो उसके अंदर इंटरेस्टमेंट होती है, तो आप किसी को भरोसे के साथ रखवाते हो उसके पास प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या होती है, प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है। इसके इलस्ट्रेशन भी आप देख लीजिएगा, इसकी इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 34, जिस पे हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन, यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, अगर ये आपको स्किप हो गया, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या आपका एसेंस, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ये होता है कि भले ही किसी मान लीजिए दो या उससे ज़्यादा व्यक्तियों ने मिलकर कोई प्लान किया हो, और फिर बाद में जाके सिर्फ एक व्यक्ति ने वो जो है मेन ऑफेंस किया हो, बाकी उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो मेन व्यक्ति जो है वो तो ऑफेंस के लिए लायबल होगा ही होगा। तो दूसरों की लायबिलिटी क्या होगी? उन्होंने मेन ऑफेंस तो किया नहीं, तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी? ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी जो है कॉमन इंटेंशन बनाते हैं सी को मारने के लिए। उन्होंने कॉमन इंटेंशन क्या होता है? मान लीजिए मेरी एक इंटेंशन है एक काम करने की, मेरी इंटेंशन है एलएलबी एंट्रेंस को क्लियर करने की, आपकी भी वही इंटेंशन है एलएलबी एंट्रेंस क्लियर करने की। तो आपकी और मेरी इंटेंशन क्या है? कॉमन, दोनों की एक ही इंटेंशन है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। हम दोनों मिलकर अगर जैसी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं तो हम उसको बोले कि आपकी भी और मेरी भी दोनों की कॉमन इंटेंशन है एलएलबी एंट्रेंस क्लियर करने की, उसको हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन, मतलब दोनों की सेम इंटेंशन होना। तो ए एंड बी फॉर्म कॉमन इंटेंशन टू किल सी, मान लीजिए उनकी दुश्मनी थी सी से, और दोनों उसको मारना चाहते थे, वो मिलते हैं, बैठते हैं और प्लान करते हैं सी को मारने का। तो जैसे ही उन्होंने इंटेंशन आपस में प्लान बनाया, उनकी कॉमन इंटेंशन मिल गई आपस में, फिर वो क्या करते हैं, सी को मारने का प्लान बनाते हैं। ए और बी क्या करते हैं, सी के घर पे जाते हैं उसको मारने के लिए। ए क्या करता है, अंदर जाता है, और बी जो है बाहर खड़ा होता है गार्ड बन के, अगर कोई आया तो मैं उसको वहाँ से भगा दूंगा या फिर उसको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ए जो है अंदर मर्डर करने गया हुआ है। फिर ए क्या करता है, अंदर सी को मार देता है। अब ए तो है वो मर्डर के लिए लायबल है, ए ने जाके अंदर सी को मारा, तो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी मर्डर के लिए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बी की लायबिलिटी क्या होगी? बी तो जैसे बाहर खड़ा था, बी ने तो ए को मारा नहीं, तो बी की लायबिलिटी क्या होगी? क्या बी ने मर्डर किया है या फिर बी ने क्या किया? बेसिकली बी की लायबिलिटी क्या होगी? तो इसका आंसर है कि बी विल ऑल्सो बी लायबल फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 रेड सेक्शन 34। यहाँ पे बी की भी सेम लायबिलिटी होगी जो कि ए की है, क्योंकि दो की कॉमन इंटेंशन थी, और उस कॉमन इंटेंशन के अंदर उन्होंने ऑफेंस किया, जिसके अंदर एक व्यक्ति ने मेन ऑफेंस किया और बाकी ने उसकी मदद की। तो एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ, जैसे ही दो या उससे ज़्यादा व्यक्तियों ने कॉमन इंटेंशन की कोई भी क्राइम करने की, दोनों मतलब उन सभी व्यक्तियों की कॉमन इंटेंशन थी कि ये हम ऑफेंस करेंगे। जैसे कि 3 व्यक्तियों की थी बैंक लूटने की, तो जैसे ही तीनों ने बैंक लूटा, या फिर जैसे हम डकैती एग्जाम्पल है, 5 ने बैंक लूटा, तो ए बी सी अंदर गए बैंक लूटने, और डी और ई बाहर खड़े रहे, या फिर डी बाहर वैन में खड़ा रहा, और ई जो है वो सिक्योरिटी गार्ड पे गन रख के खड़ा रहा। ए बी सी ने बैंक लूटा, तो ए बी सी तो डकैती के लिए लायबल हो गए, बाकी के जो दो है वो किस लिए लायबल होंगे? वो भी उसके लिए लायबल होंगे, क्योंकि सेक्शन 34 क्या कहता है कि अगर आप कॉमन इंटेंशन के अंदर कोई भी एक व्यक्ति मेन ऑफेंस करता है और बाकी जो है उस टाइम पे किसी तरह का उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्राइम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, आपकी कॉमन इंटेंशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, और आप जो सब के सब व्यक्ति है वो उस ऑफेंस के लिए वैसे ही लायबल होंगे कि मान लिया जाएगा कि जैसे कि
एक व्यक्ति ने वो सिंगली वो ऑफेंस किया हो, जो भी मेन ऑफेंस है उसके लिए वो सबके सब लायबल हो जाएंगे। तो खाली अगर आप बाहर खड़े हुए या फिर आप ये डिफेंस नहीं दे सकते कि मेरा सिर्फ बाहर खड़ा हुआ था या मैंने उसको नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है। मदद आपने की है लेकिन आपके कॉमन इंटेंशन के साथ मदद की है, तो आप भी उसी ऑफेंस के लिए लायबल होंगे जो कि मेन ऑफेंस के लिए लायबल किया गया है वो व्यक्ति। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो देख लीजिए। वन ऑफ द अक्यूज्ड डिड द क्रिमिनल एक्ट, जो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति था उसने क्रिमिनल एक्ट किया, जैसे कि एग्जांपल में ए ने अंदर जाके मारा। अदर्स हु हैड द कॉमन इंटेंशन, दूसरे जिनकी भी कॉमन इंटेंशन थी, जैसे बी की भी इंटेंशन थी कि सी को मारना है। हैड सम एक्टिव पार्टिसिपेशन, कुछ ना कुछ उनका पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन था। व्हेन द मेन ऑफेंस वाज बीइंग कमिटेड, जैसे कि एग्जांपल में बी जो है बाहर खड़ा हुआ था एज अ गार्ड, तो जैसे उसकी भी सिमिलर कॉमन इंटेंशन थी, तो अदर्स हु हैड द कॉमन इंटेंशन हैड सम एक्टिव पार्टिसिपेशन व्हेन द मेन ऑफेंस वाज बीइंग कमिटेड। पहले जो पॉइंट 1 है उसके अंदर ए की बात हो रही है और पॉइंट 2 के अंदर जो है वो बी की बात हो रही है। पॉइंट 1 के अंदर ए ने जो है वो मेन ऑफेंस किया और पॉइंट 2 में बी जिसकी कॉमन इंटेंशन थी उसने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया ऑफेंस के अंदर उसको हेल्प करने के लिए, जब भी वो मेन ऑफेंस हो रहा था। तो others who had the common intention had some active participation when the main offense was being committed. So then the others would also be liable for the main offense. जो दूसरे हैं वो भी मेन ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाएंगे। सेक्शन 34 क्या है, क्या कहता है, रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बनाता है। ये वैसे आपको एलएलबी में ढंग से पढ़ाया जाएगा। आपकी जो लाइबिलिटी है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है किसी और की लाइबिलिटी के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। सेक्शन 34 के अंदर सेक्शन 34 एंड 149 बेसिकली डील करते हैं, लेकिन अभी हमको खाली एंट्रेंस के लिए सेक्शन 34 रेलिवेंट है। सेक्शन 34 में बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए और जो भी एक ने क्राइम किया और बाकी जो है उस समय कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे थे ऑफेंस के लिए। मान लीजिए इसी एग्जांपल में ए और बी ने प्लान किया सी को मारने के लिए। ए चला जाता है उस ए को मारने के लिए, लेकिन उस टाइम बी जो है घर पे सो रहा होता है अपने, बी कुछ नहीं करता, बी नहीं आता, ए बी जो है अपने घर पे ही रहता है और ए जो है जाके ऑफेंस कर देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे बी की लायबिलिटी बनेगी? इसका आंसर है नो, क्योंकि भले ही उसकी कॉमन इंटेंशन थी लेकिन उस टाइम पे एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। भले ही आप कुछ भी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो ऑफेंस, आप गार्ड बन के खड़े हुए हैं या फिर आप उसको हेल्प कर रहे हैं या फिर आप गाड़ी लेके बाहर खड़े हुए, कुछ भी आपका, या फिर आप उसके हाथ, मान लीजिए ए सी को मार रहा है, उसको उसके हाथ पकड़ रखे कि जिससे वो कुछ उसको रेजिस्ट ना कर पाए, तो आपकी कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। अगर आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो आप 34 के अंदर लायबल नहीं होंगे, 34 में आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो जो कॉमन इंटेंशन जिसके साथ है उसकी कुछ ना कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है जब भी वो मेन ऑफेंस जो है वो किया जा रहा था, तो इसीलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी होने ज़रूरी है। तो अगर जैसे आपकी कॉमन इंटेंशन है और आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन है, आप लायबल हो जाएंगे मेन ऑफेंस के लिए भी। सेक्शन 34 जो है वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं बनाता है, वो आपको बस एक रूल देता है कि आप किस तरह से दूसरे व्यक्ति को भी उसके अंदर ला सकते हैं, उसकी भी लायबिलिटी बना सकते हैं। तो सेक्शन 34 कोई ऑफेंस नहीं बना रहा है अपने आप में, वो बस ये बता रहा है कि आप कैसे दूसरे व्यक्ति को लायबल कर सकते हैं मेन ऑफेंस के लिए। सेक्शन 34 के अंदर आपका कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने एक कोई भी एक्ट की इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मतलब अपने कॉमन इंटेंशन को फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। जैसे उन्होंने आगे बढ़ाया अपने कॉमन इंटेंशन को, तो और किसी एक भी व्यक्ति ने वो जो है क्राइम किया, तो सभी व्यक्तियों की लायबिलिटी बन जाएगी उसके साथ साथ। ये था आपका सेक्शन 34। उसके बाद अभी जो है बेसिकली जो कोविड-19 का अभी स्केयर चल रहा है उसके लिए रिलेटेड भी आपके सेक्शन है, ज़रूर आपके उसमें आ सकते हैं पेपर में, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। ये 4 सेक्शन हैं, ये आप ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनकी 99% प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आए आपके उसके पेपर के अंदर। तो पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 188, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट।
किसी पब्लिक सर्वेंट ने मान लीजिए किसी डीएम ने या फिर किसी ने कोई एक ऑर्डर निकाला कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो इस वजह से आप नहीं निकलेंगे। उसके बावजूद एक व्यक्ति है जो है जानबूझ के जाता है बाहर घूमने फिरने, तो वो क्या कर रहा है, सेक्शन 188 का वायलेशन कर रहा है। उसके बाद आता है सेक्शन 297, नेग्लिजेंटली डूइंग एनी एक्ट नोन टू बी लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ एनी डिसीज। मतलब मैं नेग्लिजेंट हूँ, मैं लापरवाह हूँ और मैं उससे कोई ऐसी एक्ट कर रहा हूँ जिससे कि एक बीमारी जो है वो एक बड़े स्तर पे फैल सकती है, तो मैं सेक्शन 269 के अंदर लायबल होती है। नेग्लिजेंटली डूइंग एनी एक्ट, मतलब नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही से, डूइंग एनी एक्ट नोन, जिससे मेरे को पता है, हम मान लीजिए मैं बिना मास्क के अगर घूम रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक नेग्लिजेंट है, मैं लापरवाही कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि उससे जो है बीमारी भी मैं फैला सकता हूँ। अगर मेरे को कोरोना है तो मैं बाकी व्यक्ति को भी वो फैला सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया तो मैं सेक्शन 269 के अंदर लायबल हूँ। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 270, मैलिग्नेंटली डूइंग एनी एक्ट नोन टू बी लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ एनी डिसीज। मैलिग्नेंटली मतलब मैं जान के अगर ऐसे कर रहा हूँ, जैसे सेक्शन 267 में मैं लापरवाही से कर रहा था, तो 279 में मैलिग्नेंटली कर रहा हूँ, मैं जान के कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ वो डिसीज फैलाना। तो सेक्शन 270 के अंदर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। मैं अगर मान लीजिए मेरे को कोरोना है, मैं बिना मास्क के बाहर जा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ बाहर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी के लोगों में भी कोरोना फैल जाए, तो मैं मैलिग्नेंटली डूइंग एनी एक्ट नोन टू बी लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ एनी डिसीज, तो मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद सेक्शन 271, नोइंगली डिसोबेइंग एनी क्वारंटीन रूल, मतलब जान के अगर मैं किसी क्वारंटीन, जैसे कि अभी आप आजकल न्यूज़ में हम सबको पता है क्वारंटीन क्या होता है, तो अगर मैं नोनली जान के उसको डिसोबे करता हूँ उससे किसी भी रूल को, तो मैं सेक्शन 271 का वायलेशन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं न्यूज़ में देखते हैं कि क्वारंटीन सेंटर से लोग भाग जाते हैं, हॉस्पिटल से लोग भाग रहे हैं, और ये सब ज़्यादा आजकल न्यूज़ में आता है, तो वो सेक्शन 271 को वॉलेट कर रहे हैं। क्योंकि क्वारंटीन रूल क्या कहता है कि जब तक आपको गवर्नमेंट के ऑर्डर है, आपको एक जगह पर रहना है, आपको एक सुपरविजन के अंदर रहना है। आप बाहर जाएंगे तो आप डिसीज को फैला देंगे। तो अगर मैं जैसे कि तो हम आजकल लोग देखे, लोग भाग जाते हैं नोइंगली डिसोबिंग एनी क्वारंटीन रूल, तो वो सेक्शन 271 को वॉलेट करते हैं। तो ये 4 सेक्शन आपके बहुत ज़रूरी हैं। जो अभी आपने देखा था, अभी सिंगर भी थे कनिका कपूर, उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो एफआईआर हुई थी, ये जो मैंने ब्लू टिक किए हैं इन्हीं सेक्शन के अंदर हुई थी। सेक्शन 188, सेक्शन 269 और सेक्शन 270, इसी के ऊपर उसके ऊपर जो एफआईआर हुई थी, क्योंकि उनको सिम्टम्स थे। उसके बाद वो काफ़ी पार्टीज में भी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था शायद, तो इस वजह से उनके ऊपर ये एफआईआर हुई थी सेक्शन 188, सेक्शन 269 सेक्शन 270 के ऊपर के अंडर उनके ऊपर हुई थी। तो बेसिकली आईपीसी में जो आपके मेन सेक्शन है वो मैंने आपको ये सारे बता दिए। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को ये जो ईमेल आईडी में लिखे थे मेल भी कर सकते हो, और अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको इसकी भी सॉफ्ट कॉपी पहुंचा दूंगा अगर मॉडरेटर्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो अभी आज जो मैंने पढ़ाया, और आईपीसी में अगर आपको जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड, इतना ही अभी हम आपका आईपीसी में कवर करेंगे, तो इससे रिलेटेड कोई अगर आपका क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, डाउट्स पूछ सकते हैं आप अब। सर, डिफरेंस बिटवीन मिस अप्रोप्रिएशन एंड थेफ्ट। मिस अप्रोप्रिएट में, थेफ्ट के अंदर मतलब आप हिला रहे हैं। मिस अप्रोप्रिएट में आपके थेफ्ट में जैसे कि हमने बताया, प्रॉपर्टी को जो है मूव कर रहे हैं विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, खाली हिलाने से आपको प्रॉपर्टी वो होती है। और मिस अप्रोप्रिएट में क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी सड़क पे भी मिली है, अगर आपको सड़क पे भी किसी का फोन मिलता है तो भी आप उसको मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसकी पोजेशन से बाहर लेके जाते हैं और यहाँ पे आपके पास वो होती है, और आप उसको मिस अप्रोप्रिएट करते हैं या फिर कन्वर्ट टू योर ओन यूज करते हैं। तो मिलते जुलते ऑफेंस है, बट वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे वेरी करेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कैसे आई, आपने वो हिलाया या कन्वर्ट किया या कैसे किया। जैसे आपने हिलाया उसको तो आपका थेफ्ट का वो हो गया, और अगर आपने उसको मिसअप्रोप्रिएट किया या फिर कन्वर्ट टू ओन यूज किया तो आपकी मिसअप्रोप्रिएशन। तो किसी में दोनों भी फॉल करते हैं, वो आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वेरी करेगा। सर, चीटिंग एंड मिसचीफ में डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड मिसचीफ। चीटिंग का मैंने अभी आपको सेक्शन पढ़ाया नहीं है। सेक्शन चीटिंग में भी आप एक तरफ से मिसरिप्रेजेंट करते हैं। मिसचीफ जो है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। मिसचीफ के अंदर जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना और वो सब। और चीटिंग के अंदर आप एक मिसअप्रोच कर रहे हैं। चीटिंग के आपको मैं नोट बना के, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा।
चीटिंग आपका इतना रेलेवेंट सेक्शन नहीं है, जो मैं आपके एग्जाम के लिए सेक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा। What does simple hurt means? सिंपल हर्ट मैंने आपको जैसे बताया सेक्शन 319 के अंदर है, किसी को भी बॉडीली पेन, डिसीज या फिर इन्फॉर्मिटी पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं सिंपल हर्ट। सेक्शन 56 Above 18 is not kidnapping. नहीं, उसको आप अबडक्शन अबव 18 जो अब मेल का बिलो 16, फीमेल का बिलो 18, तो उसको हम किडनैपिंग बोलते हैं। और एबडक्शन जो है उसको हम अगर उसके ऊपर का हो रहा है तो एबडक्शन बोला जाएगा उसको। The difference सेक्शन between 56 तो nuisance रिपील्ड and है mischief. आपका। न्यूसेंस भी आप एक तरह से उसी को बोलते हैं। बेसिक न्यूसेंस जो है वो एक आपका टॉर्ट भी होता है। पब्लिक के खिलाफ अगर आप करते हैं तो टॉर्ट होता है, अगर आप किसी के खिलाफ करते हो उसका प्राइवेट रॉक होता है। और मिसचीफ जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 425 का, मिसचीफ के अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें इंटेंशन या नॉलेज के साथ आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो न्यूसेंस में जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी को तोड़े या कुछ करे, लेकिन मिसचीफ के अंदर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी होती है। न्यूसेंस की कई तरह की होती है। आप मान लीजिए मैं फुल वॉल्यूम पे गाने चला रहा हूँ अपनी लोकेलिटी में रात को 1 बजे, तो मैं न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हूँ। कैन लॉफुल गार्जियन किडनैप और अबडक्ट? नो दे कैन नॉट, क्योंकि लॉफुल आप उसके लिए आपको ज़रूरी होता है किडनैपिंग के लिए आप उसकी लॉफुल गार्जियन की पोजीशन से उसको बाहर लेके जा रहे हैं। तो अगर आप लॉफुल गार्जियन जो है वो नहीं कर सकते। सेक्शन 56 राजनीति ने आपको Any रिपील। other question? किसी के और डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर आपको कोई और टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं आपको टॉपिक नोट्स के थ्रू अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमको बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स बना के ऐसे भेज दूंगा सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम इतने ये वैसे तो ये सेक्शन मोर देन सफिशिएंट है, बट अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक चाहिए तो हमको ईमेल कर सकते हैं advnikhil128@gmail.com पे। तो अगर आपको कोई इशू है तो हमको ईमेल कर दीजिए, या फिर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए मैं ईमेल आईडी अपनी सर 8 point of previous hurt. Please explain 8 point of previous hurt. सॉरी 8वां पॉइंट ग्रीवियस हर्ट का। हाँ, ग्रीवियस Yes, हर्ट sir. में आप ऐसा कोई भी हर्ट जिससे कि आप उसकी लाइफ को इंडेंजर कर रहे हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को आप बहुत बॉडीली पेन में रख रहे हैं कितने दिनों के दौरान, 20 दिन या उससे ज़्यादा, 20 दिन या उससे ज़्यादा के लिए वो बॉडीली पेन में रह रहा है, या फिर वो अपने रोज़ के कामकाज नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है वो 8th लीग के अंदर आपका आ जाएगा। Sir, one more question. What if A, B, C, and D decide to commit robbery? While running away, someone catches A, and to run away, he shoot him dead. Are all of them liable for murder, or just A? इसके अंदर भी आपका एक कंसेप्ट होता है कि जो आपका रॉबरी होता है उसके अंदर आपका प्लान होता है रॉबरी करने का, साथ के साथ भागने का भी प्लान होता है। तो उसके अंदर अगर आप मर्डर कॉज कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी होगी सबके मर्डर के लिए। लेकिन कुछ एग्जांपल में मान लीजिए ABCD चोरी करने जाते हैं किसी घर में, लेकिन चोरी के अंदर इम्प्लाइड नहीं है कि, और डी क्या करता है वहाँ पे एक लेडी होती है उसका रेप भी कर देता है डी जाके। तो जब आप चोरी करने गए तब आप में ये इम्प्लाइड कंसेप्ट नहीं है कि आप किसी का रेप भी कर सकते हैं। जब आप डकैती या रॉबरी करने जा रहे हैं तब आपका भागने का भी प्लान होता है वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो आपका, जैसे कि आप चोरी करने गए हैं तो आपका वहाँ पे कोई, अगर उनका प्लान से कोई प्लान थे कि हम किसी वुमेन का रेप करेंगे, तो आप चोरी करने जा रहे हैं तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आप किसी का रेप भी करेंगे। तो अगर वहाँ पे थेफ्ट में अगर कोई जाके किसी का रेप कर देता है किसी के घर पे जाके, तो वहाँ पे वो सिर्फ सिंगल पर्सन लायबल होगा, क्योंकि थेफ्ट में चोरी करने में आपका कोई किसी का रेप करने का प्लान नहीं होता। लेकिन अगर आप जब डकैती या रॉबरी करते हैं तब आपका प्लान होता है वहाँ से भागने का भी। तो जैसे आप भाग रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी को चोट भी पहुँचाते हैं या फिर अगर आप किसी को मर्डर कर रहे हैं तो सबके सब लायबल हो जाएगी। So, what will happen during Dakati when 1 person out of 5 complains to police? हमने तो पुलिस अगर अप्रूवर होगा, हाँ, अगर 5 से आपके कम व्यक्ति हो जाते तो आप डकैती के लिए लायबल नहीं कर सकते उनको। अगर पुलिस के साथ वो सरेंडर कर देता है तो उसको भी FIR में उसका भी नाम आएगा। लेकिन अगर उसको मान लीजिए उसको छोड़ दिया जाता है, उसका नाम नहीं आता है, तो डकैती के लिए हमेशा 5 और ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। अगर 5 से कम है तो डकैती नहीं होगी, फिर वो रॉबरी हो जाएगी। ठीक है, आज के डाउट्स कंप्लीट हुए। थैंक यू सर।
और बाकी अगर कोई टॉपिक है आपको नोट चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ओके और बाकी कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को डाउट्स के लिए भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। बाकी आज की भी जो पीडीएफ है वो मैं आपको सप्लाई कर दूँ। ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू सर। एंड ऑल, थैंक यू।